सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। ठीक है, तो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। मेन तो हमने ये देखा था कि अल्कोहल से बहुत ज्यादा इजी होता है हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन। अलग अलग हमने अल्कोहल से मेथड्स पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था बाय द यूज ऑफ हैलोजन एसिड्स, जिसमें हमने हाइड्रोजन आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इनसे रिएक्शन होती है पढ़ा था। हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर भी डिस्कस किया था। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर HBr, फिर HCl, HF। इसका रीजन होता है क्योंकि HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए बॉन्ड उसका इजीली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, HF के साथ रिएक्शन जनरली नहीं होती। फिर हमने डिस्कस किया था कि फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। PCl5, PCl3, PBr3, इनके साथ रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इनको भी आप यूज कर सकते हैं एज रिएजेंट्स टू प्रिपेयर हेलो एल्कीन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, SOCl2 इज अ मोर प्रेफर्ड मेथड बिकॉज उससे बाय प्रोडक्ट्स गैसेस होती हैं जो इजीली एस्केप कर जाती है एटमॉस्फेयर में। सो आपको प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए कोई भी मेथड यूज नहीं करना पड़ता। ठीक है, और हमने क्या मेथड देखे थे, एल्केन से प्रिपरेशन मेथड देखा था हमने। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आप एल्केन से आप बना सकते हो अपना हेलो एल्केन। ठीक है, इन यूजिंग एनी हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। फिर उसके बाद हमने इसके आगे कुछ पढ़ा था, शायद हेलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ा था, है ना। अगर आपको एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाना हो, आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स की जनरली प्रिपरेशन करते हैं इस मेथड से। तो आयोडाइड्स बनाने के लिए फिंक्लिस्टीन रिएक्शन होता था, जिसमें हम सोडियम आयोडाइड को लेते थे एसीटोन में, और फ्लोराइड्स बनाने के लिए हम स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करते थे। ठीक है, उसमें आप सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हो, मर्करी फ्लोराइड ले सकते हो, कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हो, वो आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। तो आज आप लोगों को प्रेजेंटेशन से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो एल्कीन से बनाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक मेथड तो होता है ये कि आप हेलोजन एसिड कोई भी ऐड कर दो एल्कीन में। हेलोजन एसिड मतलब HCl, HBr, HI, जो हमने देखे थे अल्कोहल्स के केस में भी। तो आपने क्या करा, सिंपली ये आपका ये एल्कीन है, ये आपका एल्कीन है। इस एल्कीन में आपने ये हेलोजन एसिड HCl ऐड कर दिया। तो सिंपली क्या होगा, ये जो एल्कीन की डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की एक बॉन्ड तो टूट जाएगी, और एक कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, दूसरे कार्बन पर क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया हेलो एल्कीन। तो देखो, ये जो है ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन का केस है। सिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब हो गया कि आपका पूरा का पूरा जो ये एल्कीन है वो सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों के जो कार्बन एटम्स हैं, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे सेम सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, दैट इज योर सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या है कि आप किसी भी एटम पर, किसी भी कार्बन एटम पर आप हाइड्रोजन या क्लोरीन अटैच कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। जैसे सपोज ये आपका फर्स्ट कार्बन है और ये आपका सेकेंड कार्बन है, तो आपने फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच कर दिया, सेकेंड पे क्लोरीन, तो आपका यही प्रोडक्ट बनेगा, इथाइल क्लोराइड। अगर आप क्या करो, आप फर्स्ट वाले पे क्लोरीन अटैच कर दो, सेकेंड वाले पे हाइड्रोजन अटैच कर दो, तब भी आपका इथाइल क्लोराइड ही बनेगा। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आप किसी भी कार्बन पे कोई भी एटम लगा दो, चाहे आप हाइड्रोजन पहले पे लगा दो या दूसरे पे लगा दो, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन सिर्फ किसके केस में, सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। अब हम वो केस पढ़ेंगे जिसमें आपका एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है। सर मैं लेट हो गया था सर, अभी आपने यही करवाया है? मैंने यही करवाया, रिकॉर्डेड क्लास गूगल क्लासरूम में आ जाए। गूगल क्लासरूम कोड तो अच्छा तुमने ज्वाइन नहीं करा है ना, कोई बात नहीं, मैं चैट बॉक्स में तुम्हें कोड भेज दूंगा, कोड से ज्वाइन कर। ठीक है, तो मार्कोवनिकोव्स रूल हमें पढ़ना है। हम अब पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट पॉसिबल बन सकता है इसमें, चाहे आप क्लोरीन पहले वाले पे लगाओ या क्लोरीन दूसरे वाले कार्बन पे लगाओ,
आपको प्रोडक्ट सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हो तो उसमें आपको दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब दो प्रोडक्ट्स आपको जहां पर भी मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो उनमें से एक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, और एक माइनर प्रोडक्ट होता है जो हमें कम क्वांटिटी में मिलता है। ठीक है, क्वांटिटी मतलब यील्ड। यील्ड एक टर्म होता है जो हम यूज करते हैं कि कितनी यील्ड हमको मिली है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो जैसे आप अगर इस केस में देखो, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल कैसे? क्योंकि जो पहला वाला कार्बन है इस पे तो दो हाइड्रोजन है, और जो दूसरा वाला कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा कोई एक लंबी सी अल्काइन चेन लगी हुई है। तो ये जो केस है ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस है। ठीक है, मैंने जूम करके दिखा दिया, आई होप सबको दिख रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा कि ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब भी कोई हैलोजन एसिड डालोगे, क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा, कौन से कार्बन पे क्लोरीन अटैच होगा। क्लोरीन जो है वो पहले वाले कार्बन पे अगर अटैच हो गया तो आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये जो थोड़ा सा फेडेड सा प्रोडक्ट है। और अगर आपने ये दूसरे वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैच कर दिया तो आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन से केस में दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट है। तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब किसकी हमें ज्यादा यील्ड मिलेगी। तो इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम पढ़ते हैं मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है? मार्कोवनिकोव्स रूल कहता है दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ एनी हैलोजन एसिड, it attaches to that carbon atom which has less number of hydrogen atoms। ठीक है, मतलब कि आपका HX का नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा? क्लोरीन। ठीक है, HCl अगर है तो HCl में क्लोराइड ही तो नेगेटिव पार्ट होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट होगा, H प्लस और Cl माइनस। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैच होगा जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे हुए हो। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये आपका डबल बॉन्डेड एल्कीन है अनसिमेट्रिकल, कौन से वाले कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपको नजर आ रहे हैं? अरे इतना तो दिख रहा होगा। बोलो। अरे पहले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 13। पहले वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है बच्चे। पहले वाला जो ये वाला कार्बन है इस पे दो हाइड्रोजन अटैच है, ध्यान से देखो। और ये जो दूसरा वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है इसमें एक ही हाइड्रोजन अटैच है। अब दिखा ठीक से? लिखे भी हुए हैं हाइड्रोजन वहां पर। नहीं दिख रहा? अरे तुम लोगों को हाइड्रोजन ही नहीं नजर आ रहे? देखो, ठीक है, पहले वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन अटैच है, सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा ये? और दूसरा वाला जो कार्बन है डबल बॉन्डेड उसके ऊपर एक ही हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब जो दूसरा वाला कार्बन है उस पे कम हाइड्रोजन एटम्स है। तो इस HCl का जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि जो क्लोरीन है वो सेकेंड वाले कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि उसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला। ठीक है, और ये जो दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले एग्जांपल में है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखो, देखो इस पे ये पहला वाला कार्बन है, जहाँ पे ये हाथ है ये पहला वाला कार्बन है। इसमें अगर आप हाइड्रोजन एटम्स अज्यूम करो तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे, इन्होंने यहाँ पर एक सिंपल वाली रिप्रेजेंटेशन शो करी है डायग्राम उसकी फॉर्मूला की। लेकिन आप इसमें ये आई थिंक किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी गैस करने में कि इस वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन अटैच होंगे एल्कीन के। सबको पता है ना यहाँ पर दो हाइड्रोजन होंगे? अरे हाँ ना तो बोल दो। और ये जो दूसरा वाला कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? कार्बन की चार वैलेंसीज होती हैं, ये सोच के बताना। बाकी सब दो। में लगता है। हाँ, दो दो हाइड्रोजन कहाँ से आ गए?
देखो इस कार्बन पे एक बॉन्ड तो ये मिथाइल ग्रुप है जो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक ही लंबी सी चेन है, 2 वैलेंसीज ये हो गई और बाकी की 2 वैलेंसीज डबल बॉन्ड। तो एक भी हाइड्रोजन को आने की जगह मिली क्या? तो सेकंड वाले कार्बन एटम पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 0। और ये जो पहला वाला कार्बन है ये सिर्फ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये पता तो चल रहा है ना कि ये कार्बन है यहाँ पर। इसको मैं पॉइंट कर लूं, ये पता चल रहा है ना कि ये कार्बन है। ये वाली रिप्रेजेंटेशन तो आती होगी ना सबको बनानी, Yes, नहीं आती है? ठीक है, तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अटैच है इस तरीके से जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में अटैच है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला कार्बन है इसकी ऑलरेडी 4 वैलेंसीज हैं, एक मिथाइल ग्रुप है, एक प्रोपाइल ग्रुप है और 2 डबल बॉन्ड है। इसकी 4 वैलेंसीज पूरी हो चुकी है, तो अब हाइड्रोजन इस पे अटैच नहीं हो सकता। इसका मतलब पहले वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और दूसरे वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को HCl से रिएक्ट कराऊं तो HCl का जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन सा होता है? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन किस पे जाके अटैच हो जाएगा? जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो, यानी कि सेकेंड वाले कार्बन पे जाके। तो आपका ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर हो गया, और जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है पहले कार्बन पे अटैच होने वाला ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ गई बच्चे, या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? तुमसे अच्छे तो 11th क्लास वाले हैं, कम से कम रिस्पॉन्स तो करते हैं। ठीक है, अब ये देखो तीसरा वाला एग्जाम्पल भी देख लो इसमें। देखो तीसरे वाले एग्जाम्पल में आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो जरा मुझे बताओ कि ये वाला जो कार्बन है पहला वाला, इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? दोनों कार्बन पे बताओ कितने हाइड्रोजन होंगे दोनों कार्बन पे? अरे तुम लोगों को हाइड्रोजन एटम्स ही नहीं पता चल रहे हैं कि कितने अटैच होंगे कितने नहीं होंगे? देखो ये वाला जो कार्बन है ये, इसकी कितनी वैलेंसीज इसमें नजर आ रही है तुम्हें कंपाउंड में? कोई है भी नहीं क्लास में? मोहित यस सर। बताओ, पहला ये वाला जो कार्बन है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, कितने इसमें हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे? शायद 2। सर कैसे 2। दो कैसे हो? दो कैसे हो गए? सर अब 1। बताओ। हाँ, एक कैसे? सर क्योंकि 3 बॉन्ड्स, अब एक की शेयरिंग चाहिए थी उनसे। हाँ, अब ये जो दूसरा वाला कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? ये वाला जो है इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे इसका बताओ। सर इस पे कोई भी नहीं होगा। हाँ तो तो एक बार बताओ, क्लोरीन कहाँ पर अटैच होगा जाके? सर क्लोरीन इस पे अटैच होगा, किस पे? ये सेंटर वाले पे।
ठीक है, ये जो बीच वाला कार्बन है इस पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा और आपका ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर दूसरे वाले कार्बन पे जो अटैच क्लोरीन होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। मार्कोवनिकोव्स रूल समझ में आया या नहीं आया 12th क्लास के बच्चों? आ गया सर। तो अब मार्कोवनिकोव्स रूल का उल्टा होता है एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। ठीक है, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल क्या होता है? एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल इज द ऑपोजिट ऑफ मार्कोवनिकोव्स रूल। लेकिन ये होता क्यों है? ये होता है किसी भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास यही रिएक्शंस थे जो हमने अभी मार्कोवनिकोव्स के केस में पढ़े। इन्हीं रिएक्शंस को अगर आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कर दो, ठीक है, तो आपका मार्कोवनिकोव्स रूल का ऑपोजिट फॉलो होता है, उसको हम एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल कहते हैं। मतलब कि अगर आपने यही आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया और उसको आपने एक हेलोजन एसिड से लिया जिसमें हम HBr ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, मार्कोवनिकोव्स रूल के केस में आप लोग HCl भी यूज कर सकते हो। ये HBr के केस में भी एप्लीकेबल है, ये HI के केस में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल जो है ये सिर्फ HBr के केस के लिए ही वैलिड है। आप इसको HCl या HI के केस के लिए वैलिड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते वो भी रीजन हम बताएंगे बाद में, पहले हम पढ़ लेते हैं एंटी मार्कोवनिकोव्स क्या होता है। अच्छा, पेरोक्साइड तो सबको पता है ना क्या होता है? कोई ऐसा लगता है जिसको पेरोक्साइड नहीं पता? बोल दो, शर्माओ मत, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, कई लोगों को ग्रेजुएशन पे भी नहीं पता होता है पेरोक्साइड क्या होता है। बताइए। सर पेरोक्साइड बता दो। पेरोक्साइड मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की एक ऐसी लिंकेज हो, ऑक्सीजन एटम्स की। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब बीच में एक इस तरीके का ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो, दैट कंपाउंड इज नोन एज पेरोक्साइड। ठीक है, ऐसे ही एल्काइल पेरोक्साइड अगर हमें बनाना है तो एल्काइल पेरोक्साइड में क्या होगा, बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होगी और दोनों साइड आपके सेम एल्काइल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से बेंजोइल पेरोक्साइड भी एक होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड में क्या है आपका, बेंजोइल पेरोक्साइड में दोनों साइड बेंजोइल ग्रुप्स लगे होते हैं। पीएच का मतलब है फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग तो सबको पता है ना क्या होती है? बेंजीन रिंग को ही फिनाइल रिंग कहते हैं। ठीक है, ये पीएच जो है ये बेंजीन है, तो ये होता है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड का मतलब जिसमें आपके दोनों साइड पर सेम ग्रुप्स हों और बीच में एक इस तरीके की ओ ओ लिंकेज होती है, दैट कंपाउंड इज नोन एज पेरोक्साइड। ठीक है, तो अगर आप किसी भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसी रिएक्शन को करवाते हो तो अपोजिट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, जैसे हमने लास्ट वाले केस में देखा था, लास्ट वाले केस में हमने देखा था कि आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है मार्कोवनिकोव्स रूल के केस में। लेकिन एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के केस में क्या होता है, जब आपका पेरोक्साइड आ जाता है तो पेरोक्साइड के केस में क्या होता है, फिर जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है जो हमारे मार्कोवनिकोव्स के केस में मेजर होता था वो माइनर बनेगा और मार्कोवनिकोव्स के रूल में जो केस में जो माइनर होता था वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल को आप सिंपली ये कह सकते हो दैट whenever HBr reacts with an unsymmetrical alkene in presence of peroxide, so negative part will attach to that carbon atom having more number of hydrogen atoms. ठीक है, so this is your peroxide, इसको हम peroxide इफेक्ट भी कहते हैं, खराश इफेक्ट भी कहते हैं, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल भी कहते हैं। क्वेश्चन ये है, आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कि एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल्स जो है वो सिर्फ HBr के केस में ही क्यों होता है अप्लाई, HCl और HI के केस में नहीं होता? वो इसीलिए क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी कि HBr को ब्रेक करना मोर इजी है एज कंपेयर टू HCl, क्योंकि HBr में बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती है। तो इसीलिए HCl जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होता पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, इसीलिए हम HCl को HCl का केस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है।
HI का केस एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि HI इतना ज्यादा इजीली ब्रेक होता है कि दो आयोडीन ब्रेक होने के बाद आपस में मिलकर I2 आयोडीन बना लेते हैं, आयोडीन का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसीलिए HI के केस भी पेरोक्साइड में एप्लीकेबल नहीं होते। पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के केस में एप्लीकेबल। हाँ, मार्कोवनिकोव्स आपके HBr, HI, HCl तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। एंटी मार्कोवनिकोव्स जो है वो सिर्फ HBr के केस में होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट मार्कोवनिकोव्स, एंटी मार्कोवनिकोव्स में? आगे बढ़े? सर नोट कर रहे हैं। तो नोट कर रहे हो? कर रहे हो नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी गूगल क्लासरूम पे। ओके 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 सर। क्योंकि मुझे सिलेबस भी करना है। अब हम एक और तरीका है प्रिपरेशन करने का एल्कीन से। पिछली बार हमने क्या यूज किया था? हमने हेलोजन एसिड यूज किया था, HCl, HBr, HI। अब के हम क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा हेलोजन का मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या करा? हमने एक एल्कीन लिया, उसमें हमने ये डाल दिया, पूरा का पूरा हेलोजन का मॉलिक्यूल, ब्रोमीन डाल दी हमने in presence of CCl4. CCl4 क्या है यहाँ पर? CCl4 is carbon tetrachloride which is used as a solvent for the reaction. Solvent का आई होप सबको समझ में आता है, मतलब solvent क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको solvent नहीं पता? देखो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, जिसको जो चीज नहीं पता हो वो पूछ लेना, कहीं पता चला आगे कहीं कोई वाइवा में पूछ रहा है बताओ बेटा सॉल्वेंट क्या होता है, बता ही नहीं पा रहे हो एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने, कभी कभी बेइज्जती भी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए सॉल्वेंट क्या होता है। तो हमने क्या करा? इथीन को हमने ब्रोमीन से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हमने HBr के केस में तो हम लोग कंफ्यूज थे कि हाइड्रोजन किस पे लगाएं, ब्रोमीन किस पे लगाएं। आपकी तो क्या है, दोनों पे ही ब्रोमीन अटैच होना है। तो आपका फिर इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सिंपली क्या होगा कि आपके डबल बॉन्ड टूट जाएगी और दोनों के दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के डाइहैलाइड को मैंने एक नाम बताया था, किसी को याद है क्या कहते हैं इसको? भूल गए। विसिनल डाइहैलाइड। दो तरीके के डाइहैलाइड जो ऐसे होते हैं बताया तो था, भूल गए। फिर एक ये आपकी एक नेम रिएक्शन और है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। लास्ट नेम रिएक्शन है ये आपकी हेलो एल्कीन प्रिपरेशन के लिए, विच इज हंस-डीकर ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, हंस-डीकर रिएक्शन कहते हैं वैसे इसको जब आप ब्रोमीन नहीं यूज कर रहे हो, आयोडीन यूज कर रहे हो। आयोडीन के साथ भी हो सकती है ये रिएक्शन, ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन थोड़ी ज्यादा फेमस है, तो इसलिए हंस-डीकर ब्रोमाइड रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं। इसमें हम लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? दिस इज योर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब हुआ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का? कोई बता सकता है मुझे इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, ये सपोज मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3COOH। ठीक है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका एक कैटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट होता है। कैटायनिक पार्ट आपका ये आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और एनायनिक पार्ट ये पूरा का पूरा जो आपका होता है CH3COO- ये आपका एनायनिक पार्ट होता है। तो अगर आप इस हाइड्रोजन को हटा दो और इसकी जगह पे कोई और दूसरा कैटायन ला के रख दो, जैसे सपोज आपने सोडियम ला के रख दिया, सोडियम प्लस, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम की जगह अगर आप यहाँ पर सिल्वर का कैटायन ला करके रख देते हो, आप थोड़ी राइटिंग खराब आएगी, समझ लेना, तुम लोग समझदार बच्चे हो। तो ये हो जाएगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था वो हमने लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें हमने वही रिएजेंट्स यूज करे जो हमने अभी पीछे एल्कीन के केस में देखे थे, ब्रोमीन इन CCl4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस एल्काइल ग्रुप के साथ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, हेलो एल्केन बन गया यहाँ पर। ये जो आपका COO- है ये CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो दूसरा ब्रोमीन मॉलिक्यूल है ये सिल्वर के साथ अटैच होके AgBr बना लेगा।
सो दिस इज योर हंसलीकर ब्रोमाइड रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हमें नोट करनी है वो ये कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक एक कार्बन एटम कम हो गया है। अगर ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, हो गया ही नहीं हो गया है? अरे पहले इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप था, एक ही पहले एल्काइल ग्रुप था यहाँ पर, और साथ में एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन था, एक ये कार्बन था और एक एल्काइल ग्रुप था। अब यहाँ पर सिर्फ एल्काइल ग्रुप बचा है, एक कार्बन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो इस रिएक्शन में एक कार्बन कम हो गया है। तो आपको जब भी एग्जाम में कन्वर्जन के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, क्योंकि उसमें कई बार वो ऐसे कन्वर्जन दे देते हैं करने के लिए जिसमें एक कार्बन या तो इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको ये सब याद होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन में कार्बन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। आप उस रिएक्शन का फिर यूज कर सकते हो कन्वर्जन करने के लिए। ठीक है, आंसर लेकर रिएक्शन समझ में आ गई सबको? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो पहली रिएक्शन सबने 11th क्लास में पढ़ रखी होगी, अगर ढंग से 11th क्लास पढ़ी है तो। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बेंजीन पर, वैसे तो ये मेथड का नाम है, इसमें कई सारे अलग अलग रिएक्शंस आती हैं जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सुने होंगे ये नाम, थोड़े थोड़े सुने सुने लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सब सुना है नहीं सुना है? पढ़ी नहीं 11th क्लास, हमसे कहाँ से सुना है? तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है ये बेंजीन के रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग पर अटैच जो ये हाइड्रोजन होता है इसको हम रिप्लेस करके इस पे कोई दूसरा ग्रुप आके लगा देते हैं जो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तभी इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एक हमारी रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन की। उस मेथड को यूज कर सकते हैं हम हेलो एरीन बनाने के लिए। तो वही यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, आप बेंजीन में ब्रोमीन को आप बेंजीन के साथ रिएक्ट कराओ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और AlCl3। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे FeCl3 और AlCl3 का फंक्शन क्या है? बोलो होशियार बच्चों। यहाँ पर FeCl3 और AlCl3 हमने क्यों यूज किया है? कोई एक यूज करना है, कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों में से, दोनों यूज नहीं करते। हाँ बताओ। नहीं सकता। ल्यूइस एसिड का नाम सुना है कभी? यस ल्यूइस सर। एसिड क्या होता है बताओ? ल्यूइस एसिड सब पता नहीं क्या है, सुना सुना है। सुना तो सब कुछ ही है। तो देखो ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस, ल्यूइस एसिड का मतलब एक ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, और ल्यूइस बेस वो स्पीशीज होती है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन में एक ल्यूइस एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, एंड दैट ल्यूइस एसिड इज आइदर FeCl3 और इट इज AlCl3। ठीक है, आयरन ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हो, वो भी ल्यूइस एसिड यूज है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस ल्यूइस एसिड को यूज किया, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आप एक हेलो एरीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। यही रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी हो सकती है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रोमीन के जगह आपको क्लोरीन लेना पड़ेगा, तो आपका क्लोरोबेंजीन होगा फॉर्म, और यहाँ पर HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस रिएक्शन से हम फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आयोडीनेशन बहुत स्लो होता है, वो इतना ज्यादा स्लो रिएक्शन होता है कि वो रिवर्सिबल हो जाती है रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन तो पता है ना क्या होती है? व्हाट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन? अरे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं पता तुम लोगों को? तुम लोगों ने साइंस क्यों ली है? अच्छा, अब तो 11th क्लास तो निकल गई ना, तो कोई फायदा नहीं है कॉमर्स लेने का। क्यों भाई बताओ, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? तो रिवर्स करना।
सर बोलो। अगर कोई 11th क्लास का बच्चा तुम लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले ये सोच के कि तुम लोग सीनियर हो, तुम लोग क्या जवाब दोगे? देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि आपके रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, सपोज दो रिएक्टेंट्स थे आपके ए और बी, ए और बी ने आपस में रिएक्ट करके सी और डी बनाए, ठीक है, तो ये आपकी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब सी और डी से आपको वापस ए और बी नहीं मिल सकता। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में सी और डी भी आपस में रिएक्ट करके वापस से ए और बी दे दे, तो इसको हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चल रही हो। केमिकल इक्विलिब्रियम में था ये पूरा, इसका एक लंबा चौड़ा पूरा एक चैप्टर था आपके 11th क्लास में, केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का, अगर चैप्टर सुनना सुना लग रहा हो तो ए और बी आपस में रिएक्ट करके सीओडी बनाते हैं और सीओडी आपस में फिर से रिएक्ट करके वापस से ए और बी दे देते हैं। तो दिस इज नोन एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यही चीज होती है आयोडीनेशन के केस में। जब आप बेंजीन को आयोडीन से रिएक्ट कराते हो और आयोडोबेंजीन और HI की फॉर्मेशन होती है, तो आयोडोबेंजीन और HI आपस में फॉर्म करके बेंजीन और आयोडीन बना देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उस चीज को रोकने के लिए हम उसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं विच इज नाइट्रिक एसिड। अब वो क्यों यूज करते हैं वो मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम ही नहीं पता, क्या फायदा बताने का। तो इसीलिए आयोडीनेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। फ्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें, फ्लोरोबेंजीन को भी हम इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अनकंट्रोलेबल एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम उसमें भी फ्लोरो कंपाउंड को भी हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तुम लोगों ने ली चैंटोलियस प्रिंसिपल का नाम सुना है क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम में था ये लास्ट ईयर, किसी ने सुना है? नहीं, सही पढ़ा, ठीक है। तो ये तो हमारी रिएक्शन हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी मैकेनिज्म देख लो। इसकी मैकेनिज्म भी 11th क्लास में थी, तुम लोगों को नहीं याद होगी ऑफ कोर्स, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपका FeCl3 या FeBr3 जो है वो लीविस एसिड होता है, मतलब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो ब्रोमीन एक हेलोजन है, ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ये तो पता होगा। क्यों, ये भी नहीं पता? सर पता है। तो ब्रोमीन ने क्या करा, अपने लोन पेयर इस लुइस एसिड को डोनेट कर दिए। अब जब ब्रोमीन इससे अटैच हो जाएगा FeBr3 से, तो अपना ये जो पहला वाला ब्रोमीन था इससे रिश्ता नाता तोड़ देगा। तो इसने क्या करा, इसने बना लिया ब्रोमीन प्लस रेडिकल और ये बना लिया इसने FeBr4-, ठीक है। ये जो ब्रोमीन प्लस रेडिकल है, क्योंकि इससे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा? तो यही नहीं पता, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहली क्लास में ही बताया था, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले ही बताया था क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। पूछे किसी से, अंशुमन तुम बताओ, चलो तुम्हारी तो आवाज ही मैंने आज तक नहीं सुनी, तुम्हारी आवाज है कैसी? है क्लास में? प्रथम तुम बताओ चलो, ब्रोमीन ये Br+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्यों इलेक्ट्रोफाइल होगा? डोनेटिंग। किस और डोनेट करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल डोनेट करेगा, क्या डोनेट करेगा? सर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जरा पहले मेरे को ये बताओ। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? पहली क्लास में आए थे ऑर्गेनिक की, जब मैंने स्टार्ट करा था।
Electrophiles sir. are those species which Bond are positively charged. किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है, जिनमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी किस स्पीशीज में ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अच्छा सॉरी सर, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो। हाँ, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेंगे कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका Br+ रेडिकल है, ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, बहुत कम है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। सो दिस ब्रोमीन प्लस इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो बेंजीन है, स्टेप 2 में देखो, ये जो बेंजीन है ये डबल बॉन्ड्स हैं इसमें। डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब पाई बॉन्ड विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या करा, ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड ने इस ब्रोमीन प्लस पे अटैक करा, मतलब कि इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ब्रोमीन प्लस को दी। तो जब भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ब्रोमीन को देगा, ब्रोमीन जाकर के उससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड यहाँ से टूटी है तो एक कार्बन पे ब्रोमीन लग जाएगा और दूसरा वाला कार्बन ब्रोमीन का एक पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, ठीक है। अटैक हो गया इलेक्ट्रोफाइल पे। अब यहाँ पर आपके बनेंगे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कोई ऐसा है बच्चा है जिसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आते हो? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी तो डबल बॉन्ड वहां पे बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। फिर ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज इस वाले पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा? फाइनली आपका जो ये हाइड्रोजन था, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज को देने की कोशिश करेगा और हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा, ठीक है। ये आपकी ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन। ये मैकेनिज्म अच्छे से समझनी है, रटनी नहीं है। ये एग्जाम में आ भी सकती है बनाने के लिए, और अगर ये एग्जाम में बनाने के लिए आ गई तो आपको इस इंटरमीडिएट के ये जो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये वाले, ये आपको बनाने पड़ेंगे। मैंने इसीलिए पहली क्लास इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट इस सब से शुरू करी थी मैंने, ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो इसीलिए रटना नहीं है ये मैकेनिज्म, इसको समझना है कि ये कैसे हुई है। अगर नहीं समझ में आई है तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू अगेन। दोबारा बताना है कि आगे समझ में? सर दोबारा बता। दोबारा बता देते हैं, ठीक है। पहले इसको सबको मिटा देते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा करिए इसको, फिर दोबारा बता। इतना तो समझ में आया ना कि FeBr3 आपका ल्यूइस एसिड है और ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, तो फिर वो ल्यूइस एसिड को अपना लोन पेयर देगा, ठीक है। यहाँ तक इतना स्टेप समझ में आया? हाँ बच्चे, हाँ ना तो बोल दिया करो, यस सर। समझ में आएगा, ठीक है। तो जब ये ब्रोमीन इस FeBr3 को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, मतलब वो उससे अटैच हो गया, और अगर वो आयरन से अटैच होना चाहता है तो इसका मतलब उसको दूसरे वाले ब्रोमीन से बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। तो इस ब्रोमीन ने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, यहाँ पर बॉन्ड टूटी और इसने बना दिया Br+ और ये FeBr4-, ठीक है। ये स्टेप अपना इजी था। अब ये जो Br+ है ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑब्वियसली कोई भी न्यूक्लियोफाइल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को देता है, तभी तो प्रोडक्ट बनता है। दिस इज अ जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बेंजीन आपका न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच, सो दैट इज व्हाई बेंजीन जो है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन ने क्या करा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोफाइल यानी कि ब्रोमीन को दी। तो जब ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ब्रोमीन को देगा तो एक
कार्बन पर, क्योंकि बॉन्ड टूट गई। अब बॉन्ड तोड़ने के बाद कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कार्बन को, तो एक कार्बन पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन का पॉजिटिव चार्ज आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है, इस ट्रांजिशन स्टेट के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनेंगे आपके। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं कि नहीं आते? सर आते हैं। सर आते आते हैं हैं ना? सर। तो ये आपके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। तो अब क्या होगा लास्ट वाले स्टेप में? लास्ट वाले स्टेप में ये जो ब्रोमीन है, ये FeBr4 माइनस जो ये निकला था, इसका ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा। ठीक है, इसका जो ये ब्रोमीन पहले अटैच हुआ था स्टार्टिंग में, इस हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करेगा। और अगर हाइड्रोजन को इस ब्रोमीन के साथ अटैच होना है तो हाइड्रोजन को अपनी ये वाली कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इस बॉन्ड को ये इस पॉजिटिव चार्ज पे शिफ्ट कर देगा। तो जैसे ये बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करेगा, आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इसने अपना ये बॉन्ड यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो आपका ये प्रोडक्ट, ये एक्चुअली प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होना चाहिए, उन्होंने दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, बॉन्ड टूटने के बाद ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसने अपना बॉन्ड यहाँ दिया, तो ये बॉन्ड यहाँ पर हो गया शिफ्ट और HBr के साथ निकल गया। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग में कैटलिस्ट था, एज इट इज बाहर निकल गया, और HBr और ब्रोमोबेंजीन ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, अब आगे समझ में? नहीं आया अभी भी? आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हमारा पहला रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। नहीं, डाइजोटाइजेशन नहीं है, एक्चुअली डाइजोटाइजेशन एक अलग रिएक्शन है। इसको हमें इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे कुछ दूसरी रिएक्शंस पढ़नी है, तो उनको समझने के लिए पहले डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो डाइअज़ो का मतलब होता है, अजो वर्ड जहाँ पर दिया है, मतलब वहाँ पे नाइट्रोजन की बात हो रही है। ठीक है, ये जो अजो वर्ड का मतलब है, अजो, जैसे थायो वर्ड हम यूज करते हैं जहाँ पर भी सल्फर होता है, वहां पर हम थायो वर्ड यूज करते हैं। अजो वर्ड का मतलब जहाँ पर भी नाइट्रोजन। डाई अजो का मतलब 2 नाइट्रोजन होंगे। ठीक है, तो हमें एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें 2 नाइट्रोजन हो, यही आपका डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होता है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम लेते हैं एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर ये जो अमीनो ग्रुप लगा होता है NH2, दैट इज नोन एज एनिलीन, दिस कंपाउंड। तो एनिलीन को हम रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड से। अब आप कहोगे कि व्हाट इज नाइट्रस एसिड? नाइट्रस एसिड इज HNO2। ठीक है, नाइट्रिक एसिड तो HNO3 होता है, दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड इज HNO2। और नाइट्रिक एसिड को तो आप लेबोरेटरीज में ऐसे बॉटल में स्टोर करके रख लेते हो, लेकिन आप नाइट्रस एसिड को रूम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रस एसिड जो है वो कभी भी रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। नाइट्रस एसिड जो है वो हमेशा 0 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस के ऐसे टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए जब भी हमें रिएक्शंस में नाइट्रस एसिड को यूज करना हो, हम हमेशा क्या करते हैं, हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, यानी कि NaNO2 और HCl का मिक्सचर लेते हैं। तो सोडियम नाइट्राइट और HCl का जो मिक्सचर है, आप HCl की बजाय H2SO4 भी ले सकते हो। यूजुअली हम HCl इसलिए लेते हैं क्योंकि HCl बाजार में सस्ता आता है। तो NaNO2 और HCl का जो मिक्सचर है ये जनरेट करेगा नाइट्रस एसिड, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे? सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है,
तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लेते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिक्सचर विच जनरेट्स नाइट्रस एसिड। ये वही रिएजेंट्स यहाँ पर आपकी एरो के ऊपर लिखे हुए, ठीक है। तो एनिलीन को हमने इस मिक्सचर से रिएक्ट करवाया, तो आपका प्रोडक्ट बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मतलब जिसमें ये ग्रुप लगा हो। इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है। दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोराइड का ही सॉल्ट है ना, ठीक है। तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्लियर होगी सबको? सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद आता है हमारा सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हमने पहले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया, ठीक है। ये हम लोगों ने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से अभी पीछे बनाया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे CO2X2, कॉपर हेलाइड। तो आप यहाँ पर CO2Cl2 भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर CO2Br2 भी ले सकते हो। ठीक है। तो जब आप इस डाइजोनियम सॉल्ट को इसके साथ रिएक्ट करवाते हो, CO2X2 या CO2Cl2 ले लो या ब्रोमीन का सॉल्ट ले लो, तो आपका यहाँ पर बनता है एराइल हैलाइड, ठीक है। कॉपर क्लोराइड लोगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, कॉपर ब्रोमाइड लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और नाइट्रोजन गैस जो इसमें थी यहाँ पर इस साइड पर, ये आपकी नाइट्रोजन गैस यहाँ पर ऐसे करके रिलीज हो जाती है। सो दिस रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर। फिर Yes, नेक्स्ट, sir. ठीक है। तो अब सैंडमेयर रिएक्शन की जैसी एक आती है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन भी सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, बस कहाँ पर डिफरेंस है, रिएजेंट में डिफरेंस है, ठीक है। सैंडमेयर के केस में हम लोग क्या करते थे, हम कॉपर हेलाइड को यूज करते थे अपना रिएजेंट। यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो हम HCl का यूज कर रहे हैं, और कॉपर को हमने एज अ कॉपर जो हमारा मेटल होता है, प्योर कॉपर मेटल, उसको हमने एज अ यूज किया है कैटलिस्ट, ठीक है। तो अगर आप कॉपर कैटलिस्ट लेकर HCl का यूज करते हो तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और अगर आप HBr का यूज करते हो तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। दिस इज गैटरमैन रिएक्शन। स्टार्टिंग प्रोडक्ट आपका वही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, जो हमारा सैंडमेयर के केस में था। बस यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, गैटरमैन और सैंडमेयर में, यहाँ पर हम कॉपर हेलाइड का यूज करते थे हेलोजन के साथ कॉपर का सॉल्ट, और यहाँ पर हम कॉपर मेटल का यूज करते हैं। कॉपर मेटल के साथ आपने हेलोजन एसिड यूज किया है, HCl या फिर HBr। तो जो भी आपने यूज किया है उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनेगा। गॉट इट? फिर नेक्स्ट है आपके बाल्स शीमैन रिएक्शन। बाल्स शीमैन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम इसमें बनाते हैं फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। सर एक हमने क्या दोबारा बैक कर सकते हैं? बैक, कुछ पूछना है? सर जो अभी अपन, यस सर, सर हो गया। अच्छा, हो गया, ठीक है। बाल्स शीमैन रिएक्शन में क्या है, इसमें यहाँ तक का प्रोसेस तो वही है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने वाला। बस खाली डिफरेंस क्या पे है, हम लोग क्या करते थे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में, हम लोग HCl यूज करते थे, अगर याद हो तो। सोडियम नाइट्राइट के साथ हमने HCl को यूज किया था, ठीक है। तो HCl को जो हम यूज करते थे तो डाइजोनियम सॉल्ट में क्लोरीन यहाँ पर अटैच होता था इस जगह पर आके। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर HCl को यूज करने की बजाय HBF4 यूज किया है, दिस इज टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे पहले तो क्लोराइड आकर के अटैच होता था, क्लोरीन का डाइजोनियम सॉल्ट बनता था। अब की क्या होगा, अब की ये जो BF4 ग्रुप है, ठीक है, ये, तो इस BF4 का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ BF4। तो ये सॉल्ट बनने के बाद आप सिंपली इसको हीट करो, आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा।
फ्लोरोबेंजीन के साथ नाइट्रोजन और ट्राइफ्लोरोबोरेन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दिस रिएक्शन? सिंपल सी रिएक्शन है ये भी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक ठीक है, तो ये आज की लास्ट रिएक्शन है, फिर उसके बाद हमारा प्रिपरेशन पार्ट खत्म हो जाएगा। हांसी डेकर रिएक्शन। तो हांसी डेकर रिएक्शन में हमने एलिफैटिक के लिए अभी आज ही देखी थी। हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे, उसमें उसको हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते थे। तो उसमें हम क्या लेते थे, उसमें हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे। ठीक है, आपकी ओपन चेन स्ट्रेट चेन वाला। यहाँ पर हमने एरोमेटिक एसिड लिया है, विच इज योर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजीन के ऊपर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाओ, उसी को आप बेंजोइक एसिड कहते हो। ठीक है, ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आपका लगा है COOH। दिस इज योर बेंजोइक एसिड। तो आपने लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, जैसे हम उसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे, यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लिया, और ब्रोमीन एंड CCl4 आपने रिएक्ट कराया, तो आपका ब्रोमो बेंजीन बन गया, और बाकी वही प्रोडक्ट्स जो उस रिएक्शन में आपको थे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हंसी डेकर रिएक्शन जो है ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरीके के कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है। सारी रिएक्शंस के साथ ऐसा नहीं होता, ऐसी कुछ ही रिएक्शंस होती हैं जो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए हो। समझ में आ गई बच्चे हंसी डेकर रिएक्शन? Yes, sir. सर ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे इसका रीजन बताओ, और जरा जल्दी। तब तक हम मोहित के साथ क्लासरूम लिंक शेयर कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन चला जाएगा। एक सेकंड। मोहित, यस सर। बच्चे मैं क्लासरूम का कोड ना चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, ओके ज्वाइन सर। कर लिया। और अगर किसी और ने भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लो। ये एक्चुअली कोड मुझसे चेंज हो गया था, मैंने शायद पुराना कोड दिया था ना तुम लोगों को लास्ट टाइम। सर ये ज्वाइन का करना है? गूगल क्लासरूम ओके सर। आता है, गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना। यस सर। ठीक है, तो देखो इसका क्या रीजन है। हेलो एल्केन्स, क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल रिएजेंट with alcohol, but haloarenes cannot be prepared from phenol. फिनॉल सबको पता है, ये होता है फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगाओ, दिस इज नोन एज फिनॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हेलो एल्केन्स को आप अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हो। हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी जिसमें हम हेलो एल्केन्स को अल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन आप हेलो एरीन्स को फिनॉल से प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते?
अगर आपके पास जैसे अल्कोहल का ग्रुप फिनॉल पे लगाओ, सिंपली आप क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते हो हेलो इसके, मतलब हम उसमें देखते थे जैसे OH ग्रुप को हटा के हमने हेलोजन का ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर आप OH ग्रुप को हटा के हेलोजन का ग्रुप क्यों नहीं लगा सकते? तो देखो इसका रीजन ये है, यहाँ पर आपको फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, सबको दिख रहे हैं यहाँ पे फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। Yes, sir. तो फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख के आपको क्या एक चीज यहाँ पर पता चल रही होगी कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो एक बात बताओ मुझे, डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा इजी है या सिंगल बॉन्ड को? Single. बस Single. इसीलिए हेलो एल्केन्स प्रिपेयर हो सकते हैं अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाती है, लेकिन हेलो एरीन्स फिनॉल से प्रिपेयर नहीं हो सकते, क्योंकि फिनॉल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों में, ये कौन आना चाहता है क्लास में? इसके केस में क्या होता है, इसके केस में आपके पास डबल बॉन्ड होती है, इसीलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज एक और चीज होती है यहाँ पर कि अगर ये ऑक्सीजन, ये जो OH ग्रुप है ये यहाँ से हट गया, तो आपके ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यही नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और अगर रेजोनेंस नहीं हो पाएगी तो रेजोनेंस के लिए मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, जहां जहां रेजोनेंस होती है वहां वहां आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और रेजोनेंस अगर हट गई इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल हो गया। तो इसीलिए अगर आप यहाँ से OH हटा देते हो तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का बनना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कंपाउंड आपका अनस्टेबल हो जाएगा। कंपाउंड ही अनस्टेबल हो गया तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? तो यही रीजन है कि आप फिनॉल से हेलो एरीन्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट अल्कोहल से आप इजीली हेलो एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। रीजन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो थक गए हो तुम लोग बहुत ज्यादा, मुझे आवाज से पता चल रहा है। क्लास हम लोग आज की लीव करते हैं।